नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स बेसिक क्लास 10th का प्रैक्टिस पेपर 2 का सेक्शन सी। तो आपने सेक्शन बी देख लिया होगा। सेक्शन ए मैंने भी प्रोवाइड नहीं किया है, बस मैं कुछ ही देर में करने जा रही हूँ। तो सेक्शन भी आपने देख लिया होगा। आपने देखा होगा कितना डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, हर बारीकी बारीकी चीज मैंने आपको समझाई कि यहाँ पे मार्क्स कटते हैं, यहाँ मिलते हैं, वो सब चीजें मैंने भी आपको एक्सप्लेन की है। तो सेम तरीके से सेक्शन सी करने जा रहे हैं, बिकॉज मैथ्स के अंदर आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है मार्क्स को सिक्योर करने में और स्कोर करने में। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए बच्चों, देखते हैं सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पेपर 2 का। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एस एन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1050 और फर्स्ट 14 टर्म्स, तो एक्चुअली 14 टर्म्स के लिए दिया हुआ है आपको। तो एन कितना है? 14। इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। ए आपको 10 दिया हुआ है। फाइंड द 20th टर्म, तो ए 20 निकालना है आपको। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा जी, अब 20th टर्म निकालना है आपको, तो बेसिकली हम कैसे करते हैं, ए 20 इज इक्वल्स टू ए प्लस 19 डी लिखते हैं ना। डी में एक नंबर कम हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास ए तो अवेलेबल है, पर मेरे पास डी अवेलेबल नहीं है। तो पहले मुझे डी मिलेगा, तभी तो मैं 20th टर्म निकाल पाऊंगी। पॉइंट इतना क्लियर हो गया। तो अभी डी निकालने के लिए क्या क्लू दिया हुआ है, तो मुझे एस एन दिया हुआ है। तो चलो लगा लेते हैं एस एन का फॉर्मूला। तो एस एन क्या है बेटा? एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये सम ऑफ द 14 टर्म्स दिए हुए हैं, तो मतलब कि एस 14 है, तो एन की जगह 14 आ गया, ए की जगह 10 प्लस 14 माइनस वन, और डी तो पता ही नहीं है। ठीक है ना। सो देयर फोर एस 14 का वैल्यू दिया हुआ है 1050। टू वन जा टू सेवन जा, यहाँ पे 7 आ गया, टू टेन जा 20 प्लस 13 डी। ठीक है, दैट्स इट। चलिए, ये 7 को नीचे ले लेती हूँ, तो 1050 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको फॉर्म में लेके डिवाइड में लेके आ सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? 20 प्लस 13 डी। 7 वन जा 7, कितना बचेगा? 3, 5 जा कितना आया? 150। सो 150 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13 डी। ये 20 माइनस में ले लेते हैं। 150 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 13 डी। सो 130 इज इक्वल्स टू 13 डी। सो 130 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल्स टू डी। 13 वन जा 13 टेन जा, डी कितना आया बच्चा जी? 10। ठीक है, डी 10 आ गया। अब बस ये लगा सकते हैं हम लोग। नाउ ए 20 इज इक्वल्स टू ए प्लस 19 डी। 10 प्लस 19, डी की जगह पर 10, 10 प्लस 190, 190 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 200। तो 20th टर्म की वैल्यू कितनी निकली बेटा? 200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने स्पेस तो लीव की थी, क्या जरूरत नहीं पड़ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एक के अंदर एक सर्कल। ठीक है ना बेटा। ठीक है, तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिसमें एक का रेडियस है, समझो ये वाला रेडियस है, ये मैं ए नाम ले लेती हूँ। ओ ए जो है वो है 5 सेंटीमीटर, और एक ये वाला रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, तो ओ बी कितना है? इसको बी ले लेते हैं। ओ बी कितना है? 3 सेंटीमीटर। ओके, इस फिगर को मैं एक और तरीके से बनाऊं। हाँ चलो, एक बार कोशिश कर लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, इस फिगर को मैं दोबारा बना देती हूँ, उससे आपको मैं ज्यादा अच्छे समझा पाऊंगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, फिगर ही गलत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं वाला फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉर्ड बना दी। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है। ठीक है, और जो स्मॉलर सर्कल को टच करती है। AC मैंने कॉर्ड का नाम लिख दिया। ठीक है, AC इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड जो हमें निकालनी है। ओके, ये B, अब ये B देखो, छोटा वाला सर्कल का लिया था 3 सेंटीमीटर, है ना, और ये OA, ये OA 5 सेंटीमीटर, लार्जर सर्कल। क्लियर ना। हमें अभी निकालना है AC। तो बेटा रूल क्या कहता है
ठीक है, थ्योरम है सर्कल चैप्टर में। वो थ्योरम ऐसा कहता है कि अगर कोई भी लाइन सेंटर से जब पास होती है तो वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, मतलब कॉर्ड को वो, ठीक है, डिवाइड करता है। ठीक है, और एक रूल ऐसा भी कहता है कि अगर एक सेंटर से लाइन पास होती है या ये रेडियस हुआ ना, तो रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। बात है, दोनों में पॉइंट तो सेम ही आ रही है। अगर आप कॉर्ड को लेके बात करते हो तो आपका स्टैंडर्ड 9 का एक थ्योरम अप्लाई होता है। अगर आप टेंजेंट को देखो, छोटे सर्कल के लिए ये एसी टेंजेंट है ना, और लार्जर सर्कल के लिए एसी कॉर्ड है। बात समझ में आई? इसके लिए हम दोनों चीज यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, as we know that a line passes through the center is always perpendicular bisector of the chord। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर है, इसका मतलब यह है कि ए बी और बी सी इक्वल होगा। सो देयरफॉर वी कुड से दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी विच इज द हाफ ऑफ ए सी। ए सी का आधा हो गया। ओके, 90 डिग्री है, ओ बी ए 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से हम लगा सकते हैं। ठीक है, सो बाय द पाइथागोरस थ्योरम ये हाइपोटेनस हो गया। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए 5 स्क्वायर, ओ बी 3 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सो देयरफॉर 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस ए बी स्क्वायर। मैं इसको आगे मैंने स्पेस लिख किया था ना, यहाँ पे लिख देती हूँ। सो देयरफॉर 25 इज इक्वल्स टू, दोबारा मैं लिख देती हूँ, 9 प्लस ए बी स्क्वायर। सो 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। सो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16। सो देयरफॉर 16 का रूट इज इक्वल्स टू ए बी। सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, है ना। ए बी आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए सी। हमने क्या बोला था कि ए बी जो है वो ए सी का आधा है ना, बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब कि ए सी जो है वो ए बी का डबल होगा। ठीक है, here AC is the twice of AB, so therefore AC is equals to 2 into 4, so therefore AC is equals to 8 centimeter। ठीक है, so thus length of chord is 8 centimeter। डन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, 40th क्वेश्चन, प्रूव दैट the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius of the circle through the point of contact। ये आपका थ्योरम है। ठीक है, ये बेसिकली थ्योरम है 10.1। ओके, 3 मार्क में आता ही है ये क्वेश्चन। लास्ट ईयर के बोर्ड के एग्जाम में भी आया था, ये आया था, यहाँ 10.2 आया था शायद, तो 10.1 ही आया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आता ही है। अब क्या कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि सर्कल का कोई भी टेंजेंट जब हम सर्कल पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। ओके, ये सेंटर हुआ और ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, लेट्स से कि टेंजेंट है एक्स वाई, डन, और ये ओपी रेडियस। गिवन क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे अ सर्कल with center O is given and xy is a tangent which passes through the point P। ठीक है, P से पास हो रहा है ना, एक ही पॉइंट से टेंजेंट पास होता है। ठीक है, दैट इज P इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ओके। नाउ आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। ठीक है, चलिए
हम ना एक पॉइंट Q सपोज कर लेते हैं एक्स वाई पे. लेट Q बी अ पॉइंट ऑन एक्स वाई, और इसको हम O के साथ कनेक्ट कर लेते हैं. कनेक्ट ओ क्यू. ठीक है, डन. नाउ अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे हमने ओ क्यू ज्वाइन किया ना, तो ओ क्यू सर्कल पे एक पॉइंट पे कट रहा है. सर्कल को कहाँ पे कट रहा है? आर पे कट रहा है. ठीक है, तो हम लिखेंगे सपोज इट टचेज द सर्कल एट आर. आर पे वो टच कर रहा है. ठीक है, सो देयरफॉर अब देखो एक पॉइंट को समझो. ये ओपी रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है. इतना तो पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को. तो हम बोल सकते हैं दैट ओ पी इज इक्वल्स टू ओ आर रेडियस. और ये जो ओ क्यू बना है, ओ क्यू बना है, वो ओ क्यू ओ आर और ओ आर और आर क्यू से मिलके बना है. ठीक है, अब पॉइंट को समझना. ये ओपी रेडियस है और ये ओ आर रेडियस है. अगर ओ आर के साथ ये ज्वाइन कर लो तो रेडियस से ज्यादा वैल्यू आ गई इसकी कि नहीं आ गई? आ गई ना वैल्यू इसकी ज्यादा. ठीक है, साफ साफ दिख भी रहा है. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट हेंस ओ क्यू इज ग्रेटर देन. ठीक है, ओ क्यू जो है वो ओ आर से ग्रेटर है, ये बोल सकते हैं हम लोग. तो ओ क्यू जो है वो ओ पी से भी ग्रेटर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि ओ पी और ओ आर इक्वल है. तो ओ क्यू जो है वो ओ पी से ग्रेटर है. ठीक है, तो ऐसे तो आप कितने भी पॉइंट्स ले लो सबके साथ सेम ही होगा. सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं दैट ओ पी इज द. देखो मैंने यहाँ पे क्यू लिया, मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लो, आप ज्वाइन करते जाओ. आपको हर बार जो भी लाइन आएंगी वो सारी की सारी ओपी से ग्रेटर ही आएंगी ना. शॉर्टर तो कम तो कोई आने नहीं वाली इसके अंदर. तो हम बोल सकते हैं दैट ओपी इज द स्मॉलेस्ट लाइन दैट कनेक्ट्स एक्स वाई. ठीक है, तो एक्स वाई को कनेक्ट करने के लिए सबसे छोटी लाइन तो ओपी है, बाकी सारी की सारी लाइन्स तो क्या हो जाएंगी? ग्रेटर होती जाएंगी. ठीक है, तो नाइन्थ में एक कॉन्सेप्ट था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है. तो हम बोल सकते हैं तो जो भी लाइन छोटी होती है ना हमेशा परपेंडिकुलर होती है. नाइन्थ में कॉन्सेप्ट था आपके सर्कल चैप्टर का, आपके स्कूल में ग्रुप उसमें करवाया नहीं करवाया आई डोंट नो, तो बता दे रही हूँ मैं आपको. ठीक है, सबसे छोटी लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है. तो हेंस OP is the smallest line. Okay, so therefore smallest line and smallest line is always perpendicular. ठीक है, तो अभी आप फिगर देखो तो OP जो है वो XY के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, सो therefore OP is perpendicular to XY. ऐसे लिख के आओगे पूरे 3 नंबर प्राप्त कर लोगे. ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्या बोल रहा है? सॉल्व बाय द एलिमिनेशन. x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9. ठीक है, अब एलिमिनेशन के लिए हमें पहले तो ये डिसाइड करना है कौन सा वेरिएबल आपको हटाना है. देखो मेरे को y की साइन अपोजिट नजर आ रही है, प्लस में माइनस में. ठीक है, तो मैं y को हटाना पसंद करूंगी. अब y को हटाने के लिए मुझे इसके कोएफिशिएंट सेम करने हैं, जो सेम नहीं है तो क्या कर लूंगी मैं? इसका कोएफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया तो मल्टीप्लाई बाय 3, और इसका नीचे की तरफ तो मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है ना. तो कोई भी वेरिएबल आपको जब हटाना हो ना तो उससे कोएफिशिएंट अगर अलग अलग हैं, आगे के नंबर अलग अलग हैं, तो उन नंबर को क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देने का. ठीक है, तो आपकी एक नई इक्वेशन बन जाएगी. क्या बन जाएगी? सबके साथ मल्टीप्लाई करना. ठीक है, 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 15y इज इक्वल टू 33, 2 5 are 10 माइनस 15y इज इक्वल टू 45. बन गया इक्वेशन. ठीक है, अब एलिमिनेट कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिख देती हूँ मतलब. ठीक है, तो कट गया. तो 3 प्लस 10 13, 9 79 78 सॉरी. ठीक है, सो देयरफॉर 13x इक्वल्स टू 78. सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 78 अपॉन 13. ठीक है, कब आएगा? 6 जाएगा. हाँ, 1 जा
6 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा 6। अब ये 6 की वैल्यू आप किसी में अप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देती हूँ, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 11, 6 प्लस 5y इक्वल्स टू 11, 5y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 6, तो 5y इज इक्वल्स टू 5, 11 में 6 गए, 5 बचेंगे ना, हाँ। सो देयर फॉर y इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 5, तो y इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आंसर में क्या आया x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 6 कॉमा 1, डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Show that the points 1, 7, 4, 2, -1, -1 and -4, 4 are the vertices of the square. Okay. अब देखो स्क्वायर में अपने पास 4 साइड्स होती है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, और स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होती है ना, ठीक है। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, तो इन 4 पॉइंट से 4 साइड्स निकलेंगी। अगर वो इक्वल होती हैं तो हम उसको स्क्वायर बोल सकते हैं पक्का? नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि चारों साइड्स इक्वल तो रोम्बस की भी होती है, तो स्क्वायर और रोम्बस में फिर क्या अंतर हो जाएगा? तो हमें 2 साइड्स और निकालनी होंगी, क्या? डायगोनल्स निकालने होंगे। अगर ये डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं एक दूसरे के तो स्क्वायर है, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल्स नॉट इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन स्क्वायर all sides are equal and diagonals are also equal, ठीक है। तो ये अपन को प्रॉपर्टी आ गई। चलो हम पॉइंट्स को सपोज कर लेते हैं। लेट a 1, 7, b 4, 2, c -1, -1 और d -4, 4, ठीक है इतना, ओके। अब पहले तो साइड्स निकाल देते हैं, ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व करना होगा, तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा जी, यहाँ पे सपोज कर लो कि ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है, ठीक है ना। तो ए बी इज इक्वल्स टू x2 क्या है 4, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, 2 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस -5 है, -5 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू 9 + 25, कितना होता है 9 + 25? 34। ए बी मिल गया 34, ठीक है। स्पेस ही नहीं छोड़ दिया, चलो देख लेते हैं। अब ये ए बी आ गया, सिमिलरली हम निकाल देते हैं बी सी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब समझदार हो गए ना, ठीक है। तो ये x2 ले लेती हूँ, ये y2 ले लेती हूँ, मतलब x2 y2 और x1 y1, ठीक है। तो अब ये तो पेन से मैंने लिख दिया आपको पहले बताने के लिए, तो इसको छुपा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वाली बात, अच्छा आपको b लिखना है पहले तो b लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बात तो एक ही है। तो -1 माइनस ये क्या हो गया 4, y2 क्या है -1 और ये क्या हो गया -2, ठीक है ना। अगर आपको पहले b लिखना है तो b और c लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज स्क्वायर है ना, क्या ही फर्क पड़ता है, आंसर तो सेम ही आएगा। ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू 25 + 9, तो बी सी इज इक्वल टू √34। भैया दो साइड से इक्वल निकल गई है ना, तीसरी साइड निकाल देते हैं, ए सी नहीं क्या रहेगा सी डी। ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी और ए डी, मैंने ए लिख दिया, पहले ए डी निकाल दूँ, चलो पहले ए डी निकाल देते हैं, ठीक है। तो ए डी के लिए पहले ए के कोऑर्डिनेट्स 1, 7 और डी के कोऑर्डिनेट्स -4, 4, ठीक है ना। चलिए फिर वो ऊपर चला जाता ना, आपको दिखता नहीं क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके लिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ये x1 y1
ये x2 y2, ठीक है। x2 कितना है -4 -1 होल स्क्वायर, y2 कितना है 4 -7 होल स्क्वायर, -5 होल स्क्वायर, -3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आया 25 + 9 34, 8 भी 34 आ गया। चलो बताइए बताइए, 3 साइड्स तो आई गई इक्वल, चौथी साइड देख लेते हैं, वो भी इक्वल ही आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनको मेहनत जो करवाएंगे डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल से पता चलेगा ना कि भैया रोम्बस है कि स्क्वायर है। ओके, अभी क्या हो गया, ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी, समझ में आया ना ये कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। ए बी सी डी, तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए डी हो गया, अभी क्या करना है सी डी करना है, सी डी करना है, ठीक है ना। तो सी डी के लिए पहले सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 -1, और डी के क्या है -4 4, ठीक है। x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो सी डी इज इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 क्या है -4 माइनस ये 1 माइनस में है, इस तरफ मज़ा नहीं आएगा, स्पेस बहुत कम है, पीछे कर देती हूँ मैं। ये 43 वाला क्वेश्चन काट लेते हैं, पीछे दोबारा लिख देते हैं। चलो सी डी, सी क्या था -1 -1, और डी क्या था -4 4, ठीक है। तो सी डी इज इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये x1 y1, ये x2 y2, x2 क्या है -4 माइनस x1 की जगह पर -1, ये खुले खुले में बताऊँ ना तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा साइन का ध्यान देना है। y2 क्या है 4, y1 -1, है ना। चलो -4 माइनस माइनस +1, 4 माइनस माइनस +1, -3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो सी डी इज इक्वल्स टू 9 + 25 दैट इज 34। तो भैया साइड्स तो सारे सेम आ गए, अब निकालने हैं डायगनल्स। अब डायगनल्स क्या होता है, ऑपोजिट होता है ना, फिगर देख लो, ऑपोजिट होगा तो एक ए सी ज्वाइन करना है और एक बी डी ज्वाइन करना है ना, तो ए सी और बी डी, तो यहाँ पे ए सी और यहाँ पर बी डी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 1,7 और सी के -1 -1, बी के क्या थे 4,2 और डी के -4 4। क्या सी सेक्शन में कोई ज़्यादा लंबा सम नहीं दे दिया इन लोगों ने, तो डी में देना चाहिए था। खैर चलिए करते हैं ए सी। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही, ठीक है, डायरेक्ट ही कर लेती हूँ, खैर आपको बता देती हूँ। x2 y2 x1 y1, x2 -1 -1 होल स्क्वायर, y2 -1 -7 होल स्क्वायर, -2 होल स्क्वायर प्लस -8 होल स्क्वायर, 4 + 64 कितना हो जाएगा 68। तो भैया ए सी तो मेरा 68 आ गया, √68। अभी बी डी चेकआउट कर लेते हैं। x2 -4 x1 -4, y2 4 y1 2, ठीक है ना, माइनस में कितना आया -8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √64 + 4 आ गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे यस, क्वेश्चन क्या था, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस, हम लिखेंगे यस द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ
स्क्वायर। शो। डन, क्लियर। चलिए 43 क्वेश्चन लिखना होगा ना, चलो मैं लिख देती हूँ पीछे की तरफ। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और ये क्या है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है, करें शुरू। ओके, सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपको कोई भी एक इक्वेशन पहले लेनी होती है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम लोग। टेकिंग इक्वेशन 1, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। अब इसमें से कोई भी एक वेरिएबल को आपको अलग करना है, ठीक है। तो मैं मतलब अकेला तन्हा छोड़ देना है उसको, ठीक है। उसको अकेला करके वो फिर सुनेगा अरिजीत के गाने। ओके तो मैं 2x को अकेला कर लेती हूँ, मतलब x को। तो 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, ये 3y वहाँ चला गया। x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन में क्या आया 2। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू डालेंगे इक्वेशन 2 में। 1 लिया था, 1 से 3 बनाया, 3 की वैल्यू किस पे डालेगा 2 में। अगर आप 2 लेते तो 3 की वैल्यू किस पे डालते 1 में, ठीक है। मतलब जो इक्वेशन नहीं ली थी उसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 in equation number 2, 2x minus 4y equals to minus 24। 2x की जगह पर 11 minus 3y upon 2 minus 4y equals to minus 24। 2 कैंसिल, क्या आया 11 minus 3y minus 4y equals to minus 24। 11 minus 3y minus 4y minus 7y, तो माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24। 7y को वहाँ पे ले लो, इसको अंदर ले लो, तो 11 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 7y। माइनस का प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस का प्लस हो गया। कितना आया 35 इक्वल्स टू 7y। सो 35 अपॉन 7 इक्वल्स टू y, तो y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब ये y की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन में अप्लाई कर लेते हैं थर्ड में, तो हमें x मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 था। 11 माइनस 3y की जगह 5 अपॉन 2। 11 माइनस 15 अपॉन 2, 11 में से गए 4, तो माइनस 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2, माइनस 2। तो x वैल्यू क्या आ गई बच्चा माइनस 2, ठीक है। सो द फाइनल आंसर इज x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2 कॉमा 5। डन, ठीक है। चलो चलते हैं 44 क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को अपन 2 बार उछालते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब पहली बार तो 2 बार उछाला है तो उसका पहले आउटकम लिखना होगा, ठीक है। अब जब भी बेटा डाई जो है वो 2 बार उछाली जाती है ना, तो कैसा आएगा समझो कि अगर मैंने एक बार उछाला तो 1 आया, दूसरी बार उछाला तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी, 6 भी, कुछ भी आ सकता है ना। अगर समझो कि पहली बार जब मैंने पहली बार उछाला तो हमको 2 आया, तो सेकंड टाइम क्या आ सकता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4, 5, 6, ऐसे करते करते 3, 4, 5, 6 का बन जाएगा। चलो मैं फटाफट से बना दूँ। ओके बेटा, तो आउटकम्स आ गए। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 36, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। ईदर मतलब एक बार भी, ठीक है ना, पहली बार आया हो ना दूसरी बार आया हो 5। तो बताओ कि ऐसे कितनी बार है कि 5 नहीं आया हो। तो जो 5 आया उसको काट लेते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, तो क्या होता है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, ठीक है। कितनी बार नहीं आया होगा 5, एक बार भी नहीं। तो बेसिकली देखो यहाँ पे एक बार आया है। देखो पहली बात तो ये वाला जो 5 का रेंज है ये पूरा हटा दो, और ये वाला जो 5 का रेंज है ये वाला हटा दो, है ना।
अब आप देखो तो इसमें ये 5,5 दोबारा रिपीट हो रहा है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो रिपीट हो गया था, तो टोटल 11 बार जो है वो 5 नहीं आया है। ठीक है, तो 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, तो ये 11 बार 5 आया है, तो हमें 36 में से ये 11 बार माइनस कर दो। ठीक है, तो टोटल 36 में से हम क्या कर रहे हैं, 11 माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा 25। सो द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम 25, टोटल आउटकम 36। टेबल लगे कोई भी नहीं। ओके, सेकंड, अब कह रहा है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आना चाहिए। 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। अब जो आपने 11 बार काटे ना वही आ गया ना, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बार। ठीक है, एक से ज्यादा बार भी आता है तो भी खुशी वाली बात है, तो एक से ज्यादा बार तो ये भी आ गया, तो ये वाली जो लाइन हमने काट ली थी वही वही वाले जो है वो आपके आउटकम्स आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, 11/36। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find the point of intersection. अच्छा ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपके पास एक लाइन है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, एक 5, -6 को और एक -1, -4 को। ठीक है, अब वो कह रहा है कि द फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब इसको है ना वाई एक्सिस काट रहा है, ठीक है, समझो जिस पॉइंट पे कट रहा है उसको पी ले लेते हैं। अब कह रहा है कि वाई एक्सिस काट रहा है, वाई एक्सिस काट रहा है, इसका मतलब ये है कि वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, एक्स 0 होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, वाई एक्सिस जो है वो काट रहा है, समझो जैसे कि ये ग्राफ है आपका, है ना, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ये एक लाइन ड्रॉ किया मैंने ऐसे करके, ये लाइन ये वाली है, ए बी है, समझो आप। तो कह रहे हैं कि इसको वाई एक्सिस काट रहा है, तो ये जो पॉइंट होगी वो वाई पे होगी ना, एक्स तो 0 होगा, एक्स तो इसमें कुछ होगा नहीं, समझो ये 5 है तो ये 0,5 हुआ। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे अगर कभी वाई एक्सिस वर्ड है इसका मतलब कि आपका एक्स 0 होगा, अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखा होता तो आपका वाई 0 होता, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वाई एक्सिस है ना तो एक्स 0 और y की जगह पर a लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें ये वैल्यूज भी निकालनी है और हमें ये रेशियो भी निकालना है। चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं। अब देखो, जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स में मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी हो या तो फिर रेशियो निकालना हो तो आपको यूज करना होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, पी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, सो देयरफॉर अब पीक वैल्यू क्या है, 0, एम तो पता नहीं है, ये है x1 y1 और ये ले लिया मैंने x2 y2। ठीक है, तो x2 क्या है -1, x1 क्या है 5, यहाँ पे y2 क्या है -4, y1 क्या है -6। ठीक है, so therefore 0, a is equals to m into -1 minus m plus 5n upon m plus n minus 4m minus 6n है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब ना कंपेयर कर लेते हैं, तो मैं इसको कंपेयर कर लेती हूँ पहले इसके साथ। ठीक है, 0 के साथ, तो क्या होगा ना, m और n का रेशियो मिल जाएगा अपने को। 0 इज इक्वल्स टू माइनस एम प्लस 5n अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, m प्लस n को यहाँ पे ले लो, तो 0 इंटू एम प्लस एन इज इक्वल्स टू माइनस एम प्लस 5n। 0 के साथ तो ब्रह्मांड मल्टीप्लाई होता है तब भी 0 हो जाता है, तो आंसर तो 0 आएगा। माइनस एम को यहाँ पे ले लो तो प्लस एम। ठीक है, एन को ले लो यहाँ पर, तो m अपॉन एन इज इक्वल्स टू 5, अपॉन में कुछ नहीं तो 1, तो बच्चा जी रेशियो क्या आया, m रेशियो n इज इक्वल्स टू 5 रेशियो 1। डन, रेशियो तो आ गया अपने पास। अब कह रहा है कि ये a के लिए निकालो, कोई नहीं, अब ये कॉमा के बाद है ना a, और कॉमा के बाद ये वाली वैल्यू आती है, तो इन दोनों को इक्वल में ले लेते हैं।
नाउ a इज इक्वल्स टू -4m -6n अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू -4, m क्या था 5 और n क्या है 1, 5 + 1 -20 -6 अपॉन 6 -26 अपॉन 6 क्या होगा 2 3 ज़ा 2 13 ज़ा, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा -3 अपॉन 13, ठीक है। सो दैट मीन्स कि जो पॉइंट है thus the point of intersection is 0, -13 अपॉन 3, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके लास्ट क्वेश्चन ना, लास्ट क्वेश्चन। चलिए, फाइंड मोड ऑफ द मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज, मोड निकालना है। चलो अब पहले मोड का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है z इज इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h, है ना, ये वाली फॉर्मूला होती है ना। अब इन सब के अपनों को वैल्यू निकालनी है। शुरू कहाँ से करते हैं, जब भी मोड निकालना हो ना बेटा, तो हमेशा वैल्यू कौन सी देखोगे, नंबर ऑफ फैमिलीज, फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में आपको चेक करना होगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 40 ना। बस जैसे आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाए उसको ब्लॉक कर दो, ये हो जाता है तुम्हारा f1, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज f1, ठीक है। तो f1 आपको आ गया 40, उसके ऊपर वाला होता है f0, f0 24, उसके नीचे वाला होता है f2, f2 33। जो आपने ब्लॉक किया उसमें ये जो होगा वो l लोअर लिमिट, h कितना है, गैप कितना है 2500 में 500 का गैप है। डन, वैल्यूज आ गई। चलो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं अपन। 1500 f1 कितना था 40 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 मल्टीप्लाई बाय 500, ठीक है। सो देयरफॉर z इज इक्वल्स टू 1500 प्लस 24 में से, सॉरी 40 पे 24 गए, 40 में 20 गए, 20 बचे, 20 में से 4 गए 16 अपॉन में 2 4 ज़ा 80, इनको प्लस कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है ना, ये 7 हुआ और ये 5 हुआ, 57, सही किया ना, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 500, ओके। z इज इक्वल्स टू 1500 प्लस 16 अपॉन माइनस कर लेते हैं, 1 आया 3, ऊपर क्या 7, 7 में से 2 गया 23 मल्टीप्लाई बाय 500। सो 1500 पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 इंटू 500 डिवाइड बाय 23, ओके। 1500 प्लस ये हो जाएगा 8000 डिवाइड बाय 23, 1500 प्लस इसको 23 से हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 347.82, 1500 प्लस कर लेंगे इसमें हम लोग, ठीक है, तो अपने को मिल जाएगा यहाँ पर 1847.82, ठीक है, डन। बच्चा पार्टी देख लिया क्वेश्चंस, समझ में आया एक्सप्लेनेशन, तो वेल समझ में आया तो एक लाइक तो बनता है, तो जरूर जरूर एक लाइक कर लीजिए, रिकमेंड कीजिए मेरे चैनल में आपके फ्रेंड्स की तरफ। अगर आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जो आपके सीनियर बच्चे, जो आपके सीनियर फ्रेंड्स रह चुके हैं, उनको किस तरीके से इस चैनल से हेल्प मिली थी, एंड इवन दो दे स्कोर्ड द गुड मार्क्स, आपके सामने ही है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बताए हुए हैं। तो सेम वे आपको इस बार भी हेल्प मिलेगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका शेयर, लाइक, सब्सक्राइब हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। देखिए आज आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे तो आप मोटिवेट होंगे क्या? नहीं ना, आप लगेगा यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मार्क्स तो आ नहीं रहा, नहीं है यार, रिजल्ट तो आ नहीं रहा, यहाँ तो पापा शाबाशी नहीं दे रहे। तो हमारे लिए मोटिवेशन क्या है? हमारे लिए आज हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, जहाँ से आपको एक आपको कुछ भी आपको एक्सपेंडिचर है ही नहीं उसके अंदर।
तो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि आप हमारे चैनल को रिकमेंड कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए हमारे सब्सक्राइबर्स गेन करने में और चैनल को बूस्ट अप करने में। यही आपसे हम रिक्वेस्ट करें, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमारे लिए मोटिवेशन एक यही है कि जो आप हमें देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।